हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वीकली करंट अफेयर, यानी कि 17 से लेकर 23 दिसंबर 2023 के बीच का जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, इसको मैं कवर करने वाली हूँ। और ये पूरी वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, और उसी सीरीज़ में मैंने कवर किया है यहाँ पर 17 से लेकर 23 दिसंबर तक के बीच का पूरा कंटेंट। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न ये होने वाला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनको पहले हम जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, लेकिन इनका जो नाम है ये बदल दिया गया और अब हम इनको जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। और 2023 का ये जो पुरस्कार है ये घोषणा हुई है किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, जो कि दोनों बैडमिंटन से, आप कह सकते हैं कि बैडमिंटन जोड़ी है। ये नाम है इनका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगी रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी घोषणा की है। अब देखिए, घोषणा हो चुकी है, लेकिन ये मिलेंगे 2024 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये मिला है किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। अब देखिए, खेल रत्न पुरस्कार जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, और अर्लियर हम इसको जानते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ठीक है, ये भारत की प्रतिष्ठित खेल मान्यता है जो उन खिलाड़ियों को या फिर उन एथलीटों को सम्मानित करती है जिन्होंने विभिन्न खेल विषयों में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से देश को बहुत गौरव दिलाया हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड ये माना जाता है। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें पिछले साल यानी कि साल 2022 में, तो ये मिला था टेबल टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी जिनका नाम था अंचता शरद कमल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक पूरी अलग से वीडियो खेल रत्न पुरस्कार या आप कहें नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, इनके ऊपर बना दी गई है। चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है, यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी इस चीज़ के ऊपर चल रही है। इसके बाद आपने देखा होगा, अगर न्यूज़ पढ़ी होगी, तो साक्षी मलिक ने जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है, और काफ़ी सारे मतलब इशू चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये बहुत करीबी हैं ब्रजभूषण शर्मा के, जो अभी कुछ महीनों पहले न्यूज़ में थे। ठीक है, आपको उतना कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन याद रखना है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष ये बने हैं संजय सिंह। अब देखिए, संजय सिंह जो है वो भारतीय कुश्ती के महासंघ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, और पहले वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की बात करें, स्थापना हुई थी 1967 में, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली, भारत में। अगला क्वेश्चन है, किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सूर्यवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो देखिए, यहाँ पर बात हुई है कि दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर की, तो इसका उद्घाटन ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी की उमरोहा में या फिर उमराहा में स्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया है। और ये जो नवनिर्मित ध्यान केंद्र है वो 7 मंजिलों पर आधारित है, यहाँ 7 मंजिल ऊंचा है, और एक समय में प्रभावशाली 20,000 भक्त यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि ये किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो देखिए, 2024 जो गणतंत्र दिवस है, जो एक परंपरा है कि हर साल हम किसी एक देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उन सभी को उनमें से किसी को भी इनवाइट करते हैं, मतलब एक चीफ गेस्ट को हम इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो 2024 के लिए मुख्य अतिथि जो बताए जा रहे हैं किस देश के राष्ट्रपति, तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, पहले जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आने की खबर थी, लेकिन उसके बाद से ये इन्होंने
ये बताया जा रहा है कि ये नहीं आ सकते हैं, तो इसीलिए जो है नए मुख्य अतिथि ये आमंत्रित हुए हैं। कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो देखिए, इमैनुअल मैक्रोन 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। और मिस्र के राष्ट्रपति की बात करें, जो अभी तीसरी बार वापस से बने हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी, वो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में यानी कि साल 2023 में शामिल हुए थे। यानी कि वो मुख्य अतिथि कब थे? साल 2023 में। उससे पहले 2 साल बैक टू बैक 2021 और 22 में जो है कोरोना की वजह से किसी भी चीफ गेस्ट को आमंत्रित नहीं किया गया। और जो पहला हुआ था आपका गणतंत्र दिवस साल 1950 में, उस समय में जो चीफ गेस्ट बन के आए थे वो थे इंडोनेशिया के उस टाइम के राष्ट्रपति, जिनका नाम था सुकर्णो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे घोषित किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें FIH के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर, तो देखिए पुरुष कैटेगरी में घोषित किए गए हैं हार्दिक सिंह, और महिला कैटेगरी में घोषित हुई हैं जेन डी वॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हार्दिक शर्मा फ्रॉम मेल कैटेगरी एंड जेन डी वॉर्ड फ्रॉम फीमेल कैटेगरी, इन दोनों को FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। देखिए, हार्दिक सिंह ये भारतीय खिलाड़ी हैं और जेन डी वॉर्ड ये नीदरलैंड की खिलाड़ी हैं, और इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर ये चुना गया है। FIH की बात करें, स्थापना हुई थी 1924 में, मुख्यालय है आपका स्विट्ज़रलैंड में। और ये आपको ध्यान रखना है कि FIH को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा विश्व भर में हॉकी के लिए एकमात्र शासी निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान ये चलाया है? तो देखिए, इंटरपोल ने मानव तस्करी को लेकर जो फिलहाल अभियान चलाया है, इसका नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 ये चलाया गया है। इंटरपोल की बात करें, स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 में, मुख्यालय इसका लियन, फ्रांस में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि कौन सा अधिनियम, यहाँ पे अधिनियम से बेटर अनुच्छेद आएगा कि मानव तस्करी को रोकता है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 23। आपने पॉलिटी में अपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो उसमें आर्टिकल 23 और 24 ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, या फिर जो आपका होता है कि बाल श्रम निषेध है, इसके ऊपर ये थीम बेस है। तो आप ध्यान रखेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 23 में दी गई है। फिर है पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस, ये कब मनाया गया? तो देखिए, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस ये मनाया गया है अभी 21 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, 21 दिसंबर 2023 को प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व बास्केटबॉल दिवस की घोषणा 25 अगस्त 2023 को जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और विश्व बास्केटबॉल दिवस 2023 की जो थीम है वो है बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करना। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें इसरो की, तो बैक टू बैक इसने काफ़ी सारे अपने मिशन दिए थे। यानी कि देखिए, अगर हम बात करें किस चीज़ की, अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, या फिर हम बात करें आदित्य L1 मिशन की, इसके अलावा अगर हम करें गगनयान टेस्टिंग की, तो काफ़ी सक्सेसफुल 2023 जो है वो इसरो के लिए रहा है। तो इसमें यहाँ पर बोला है कि कौन से अभूतपूर्व मिशन के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार ये सम्मानित हुए हैं, कौन? इसरो को। तो ये रहेगा आपका चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इसरो को उसके अभूतपूर्व चंद्रयान मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय राजदूत जो हैं बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में हम कुछ जानें, तो देखिए, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण ये 13 जुलाई को किया गया था। उसके बाद कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसमें जो विक्रम था, ये मतलब विक्रम नाम का लैंडर था और प्रज्ञान नाम का ये रोवर था। लैंडिंग हुई थी इसकी 23 अगस्त 2023 को, इसीलिए हम 23 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे ये घोषित कर चुके हैं।
ठीक है। और भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बना है और ओवरऑल चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले 3 देश ये हैं, चाइना, अमेरिका और रशिया। अगला क्वेश्चन है आपका, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए, अगर हम बात करें चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 से किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है, तो इनका नाम है डोमा राजू गुकेश, या फिर आपको कहीं पे जी गुकेश के नाम से भी ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोमा राजू गुकेश ने ये खिताब जीत लिया है। दूसरे स्थान पर रहे हैं अर्जुन और तीसरे स्थान पर रहे हैं पेंटाला हरि कृष्णा। फीडे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें, स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। मुख्यालय है लॉजन स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश की बात करें तो ये 199। और याद रखने योग्य बात यह है कि ये गैर सरकारी संस्थान है, और जो विश्व भर में आपके विश्व शतरंज चैंपियनशिप्स वगैरह होती है उनको कौन ऑर्गेनाइज कराता है? वो आपका फीडे ही ऑर्गेनाइज कराता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इस दिन को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती में मनाते हैं और उद्देश्य होता है कि लोगों को गणित के विकास से होने वाले फ़ायदों के बारे में जागरूक करना। ठीक है। और भारत सरकार ने इसकी घोषणा ये 26 जनवरी 2012 में ये की थी। फिर है, WHO ने कोरोना के लिए नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो देखिए, अगर हम बात करें WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को, तो इस स्ट्रेन का नाम है JN.1। ये न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी तेज़ी से ये फैल भी रहा है। जिस तरीके से न्यूज़ कवरेज होती है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है किसको? JN.1 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप यानी कि JN.1 के तेज़ी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया है। JN.1 देखिए, पहला केस सितंबर में मिला था अमेरिका में, और भारत में पहला केस ये मिला था केरला में। WHO ने किया है, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1948 7 अप्रैल को। और आप मुझे बताएंगे 7 अप्रैल को हम कौन सा दिन मनाते हैं? महानिदेशक कौन है? तो ये टेड्रोस अदनॉम घेब्रियस। और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। देखिए, मेन तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है, लेकिन अगर हम बात करें भारत में इसका कार्यालय मुख्यालय तो ये है आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद ने 185 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक जो है वो पारित किया है? तो देखिए, 125 साल पुराना जो अधिनियम को बदलने का विधेयक ये पारित किया है हमारी संसद ने, इसका नाम है भारतीय डाकघर अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 यानी कि पोस्ट ऑफिस बिल ये पारित कर दिया, जिसने 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल की जगह लेते हुए एक नए युग की शुरुआत की है। फिर है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये किया जा रहा है? तो देखिए, गीता महोत्सव की बात करें तो ये हो रहा है कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। ठीक है। और इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये है वसुधैव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और वैश्विक एकता। और देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि जो मुख्य भागीदार राज्य बना है ये बना है असम, और इसकी शुरुआत ये हुई थी 1989 में। फिर है, किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें साल 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में, तो ये दिया गया है संजीव को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि संजीव को साल 2023 का
साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया है हिंदी भाषा में। इनका जो कार्य है वो आपको ध्यान रखने किस चीज़ के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, तो इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो, और उसी के लिए इन्हें दिया है साल 2023 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस बार का जो पुरस्कार है वो 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना में शामिल है। ठीक है, और इसके अलावा 24 भारतीय भाषाओं में ये दिया जाता है, जिसमें 22 तो आपकी शेड्यूल 8 में लिखी हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वही, और 2 आपकी अलग से आती है राजस्थानी और साथ ही में अंग्रेजी। फिर है सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया। तो देखिए, सुशासन सप्ताह समारोह 2023 के उद्घाटन की बात करें तो ये अभी वर्तमान में कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन 19 दिसंबर को नई दिल्ली में किया है, और इस वर्ष सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे ये किस व्यक्ति के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और इस बार जो है 2023 में सुशासन सप्ताह का ये 3रा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस तो ये हम मनाते हैं 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, और यूएन महासभा के द्वारा मान्यता प्राप्त ये दिन वैश्विक एकता विविधता को बढ़ावा देने में एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। थीम क्या है इसकी, विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त हुई है मनीषा पॉडी। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है मनीषा पॉडी को। अब देखिए, वायुसेना की महिला अधिकारी है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पॉडी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी के रूप में नियुक्त किया है, और ये सम्मान इन्हें दिया है किसने मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने। अगला क्वेश्चन है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 ये किसे मिला है। तो देखिए, अगर हम बात करें बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर फॉर 2023 तो ये मिला है मैरी ईयरप्स को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, इंग्लैंड के गोलकीपर हैं ये मैरी, और इन्हें वर्ष 2023 के लिए बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है। उप विजेता है क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रेड, ये आप ध्यान रखेंगे। साल 2021 की बात करें तो टेनिस खिलाड़ी अम्मा रादुकानो को ये प्राप्त हुआ था, और 2022 की बात करें तो अंग्रेजी फुटबॉलर खिलाड़ी बेथ मीड ने ये पुरस्कार अपने नाम किया था, और साल 2023 में बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये बनी है गोलकीपर मैरी ईयरप्स। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन जो कि 2024 में होने वाला है, ये होगा आपका भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन का आयोजन ये फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में होगा, और 3 दिवसीय सम्मेलन है। उद्देश्य इसका युवाओं के बीच में उड़िया भाषा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देना। फिर है, हाल ही में जेल महानिदेशक का पदभार ये किसने संभाला, यानी कि अगर हम बात करें जो प्रिजन है उसके डीजी कौन बने हैं अभी वर्तमान में, तो इनका नाम है महेश्वर दयाल। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है, भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो भारत में इजराइल के नए राजदूत ये नियुक्त हुए हैं रूवेन अजार। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये है रूवेन अजार जो कि इजराइल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं भारत में। फिर ये देखिए, इजराइल के बारे में राजधानी यरूशलेम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति तो ये हैं इसहाक हर्जोग।
फिर है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा कहाँ लॉन्च की गई है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा, ये लॉन्च की है अभी, या फिर आप कहें कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये हुई है केरल में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, बाराकूड़ा जो है वो देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है और इस अत्याधुनिक नाव को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह नाव केरल के अल्लापुझा में नवगाती पनावली यार्ड से लॉन्च की गई और बाराकूड़ा का नाम तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है। फिर एक गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, गोवा मुक्ति दिवस ये मनाते हैं हम 19 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे ये हर साल 19 दिसंबर को मनाते हैं और इसी दिन क्या हुआ था, साल 1961 में जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा को मुक्त कर दिया था। 18 दिसंबर 1961 का ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत ने जो है वो गोवा मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान यहाँ पर चलाया था। गोवा की बात करें, राजधानी है पणजी, राज्यपाल तो है PS श्रीधरन पिल्लई और अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं प्रमोद सावंत। फिर किस देश के शासक सेल नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए, ये कौन से देश के थे? तो ये थे कुवैत के। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि शेख नवाब अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में निधन, तो ये बिलोंग करते थे कुवैत से। अब देखिए, कुवैत के शासक 86 वर्षीय शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया और कुवैत के शासक का पद संभालने की कतार में अब सबसे आगे कौन है? तो ये अब शेख मिसाल अल अहमद अल जाबेर है। कुवैत की बात करें, राजधानी है कुवैत शहर और मुद्रा तो ये है कुवैती दिनार। फिर हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 ये किसने जीती है? तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये जीती है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय ट्रॉफी अपने नाम की है और पहली बार हरियाणा ने विजय ट्रॉफी ये जीती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, विजय ट्रॉफी के बारे में थोड़ा जानें तो साल 2002 या 3 में सीमित ओवरों के टूर्नामेंट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई, लेकिन साल 2007 में जो प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं विजय हजारे के सम्मान में इसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी ये कर दिया गया। प्रतियोगिता की बात करें तो इसका आयोजन ये कराती है BCCI और सबसे सफल टीम जो है विजय हजारे ट्रॉफी की तो ये आपकी तमिलनाडु 5 बार की विजेता, और 2022-23 की बात करें तो विजेता रही थी सौराष्ट्र और इस बार की विजेता तो ये है हरियाणा की टीम। अगला क्वेश्चन है आपका, उससे पहले लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ रिगार्डिंग द PDF। आप इन दोनों PDF को परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, एक PDF है हमारी पॉलिटी की जिसमें पूरा आपका पॉलिटी यहाँ पर कवर होने वाला है और दूसरी आपकी करंट अफेयर की, इसमें लास्ट 11 मंथ का पूरा करंट अफेयर आपके यहाँ कंपाइल किया गया है। तो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए जहाँ पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट ये देखने के लिए मिल जाएगा और इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसकी पहली महिला ये कौन चुनी गई है? तो ये चुनी गई है उमा शेखर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखना इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें ये चुनी गई है, ठीक है। अब देखिए, उमा शेखर जो है वो प्रेस्टिजियस रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिल में पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है। मुख्यालय की बात करें तो यह है रोम, इटली में। सदस्यता तो यह 65 सदस्यों की या फिर राज्यों की और गठन हुआ था 1926 में। उद्देश्य राज्यों और राज्यों के समूह के बीच में निजी, विशेष रूप से वाणिज्यिक कानून के आधुनिकीकरण, सामंजस्य और समन्वय के तरीकों का अध्ययन करना। फिर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? तो देखिए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 18 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत में हर साल 18 दिसंबर को हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं और इसका विषय है विविधता का जश्न मना और समावेश। उद्देश्य क्या है? भारत के अल्पसंख्यकों को विविधता, समावेशिता को बढ़ावा देना। फिर शिक्षक के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार
2023 से किसे सम्मानित किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के न्यूहोम प्राइज़ 2023 की रॉयल सोसाइटी के द्वारा, यानी कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा ये सम्मानित की गई है सविता लाडेज, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में मुंबई के होमी भामा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाटा इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर रही सविता लाडगे को जो है वो शिक्षा की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री ने जो है काशी तमिल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है वाराणसी और तमिलनाडु के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। इसका दूसरा संस्करण ये 17 से 30 दिसंबर 2023 तक निर्धारित है और पहला संस्करण ये 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। फिर किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? तो देखिए, ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड ये जीता है नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका के द्वारा, यानी कि उपयुक्त दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, सीज़न के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कम से कम फाइनल तक पहुँचने वाले जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच और आरियाना सबलेंका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के ITF विश्व चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, ध्यान रखेंगे इनकी कंट्री, और आरियाना की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप ये जीता है? तो देखिए, अंडर 19 एशिया कप पहली बार ये जीता है बांग्लादेश की टीम ने, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब ये पहली बार अपने नाम किया है। अंडर 19 एशिया कप के बारे में थोड़ा हम जानें तो देखिए, ये इसका जो एशिया कप जो था ये 8 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में हुआ था। आयोजन हुआ था UAE में। चैंपियंस था बांग्लादेश, पहला खिताब, और उप विजेता तो ये रहा है संयुक्त अरब अमीरात। फिर IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने हैं मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, इन्हें ही KKR ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो देखिए, अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन ये अभी किया गया है कहाँ पर? ये हुआ है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है और अटल जी की जयंती पर शहर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई साल से लखनऊ में बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति ये बने हैं अल फतेह अल सीसी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साल 2023 में भारत के जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे वो यही थे। फिर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए 6 वर्षों तक और अब सत्ता में रहने वाले हैं। मिस्र की बात करें, राजधानी है काहिरा, मुद्रा है मिस्री पाउंड और राष्ट्रपति तो यह अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो देखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर जो चढ़ाई की है वो की है शेख हसन खान ने, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, केरल सरकार के 36 वर्षीय कर्मचारी हैं, इन्हें ही अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर अभी चढ़ाई की है और देखिए, ये इनकी 5वीं चोटी थी जिसमें इन्होंने फतेह किया। इससे पहले जो 4 चोटी रही हैं वो है माउंट एवरेस्ट एशिया में, माउंट एराली उत्तरी अमेरिका में, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंट एल्ब्रस ये है यूरोप में। उद्देश्य है अंटार्कटिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना। फिर छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ये चुने गए हैं रमन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में चुनाव हुए थे तो नए CM भी बने हैं, कौन है? विष्णुदेव साय, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर
के लिए किसके साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। तो देखिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर ये विकसित किया जा रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया? तो ये घोषित किया है साल 2024 को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में मैक्लिट्स के महत्व को उजागर करने के लिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो है कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कैमलिट्स की अपर्याप्त क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनुसंधान क्षमता विकास और नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कैमलिट्स क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास करना। कैमलिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऊँट विश्व के 90 से अधिक देशों में पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक प्रकार का ये ऊँट ही है। फिर भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान ये किस शहर से शुरू किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए नई दिल्ली से इसका कोई लेना देना वैसा ऐसा सच नहीं है, ये अलग ही है। ये पोल्स पर जाएगा और वहाँ पर जो है वो अपने आप को स्थापित करके चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। तो ध्यान रहेगा, इसका जो बेसिकली शुरुआत हुई थी ये की गई थी कहाँ से? नई दिल्ली से। अब देखिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री आप कहें या केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कहें, किरण रिजिजू, इन्होंने 18 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इस जो है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मुख्यालय से आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। उद्देश्य नॉर्वे के स्वालबॉर्ड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हिमाद्री के पूरे साल संचालित रखना। फिर एक किसी विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित हुए हैं फेथ किपकॉन और नोआ लॉयल्स, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अमेरिका के न्यू लॉयल्स जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट हैं, और अगर हम बात करें अमेरिका की फेथ की तो ये सर्वश्रेष्ठ केन्या की हैं ये, और ये है सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट, ये घोषित किया है। फिर डेकाकॉन बनने वाली पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो देखिए डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड ये बना है IPL। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। IPL काफ़ी चर्चे में क्योंकि इसके ऑक्शन चल रहे हैं और अगले साल ही जो है वो आपको IPL देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं मिशेल स्टार्क, और भारत के सबसे महंगे तो ये हर्षल पटेल। देखिए डेकाकॉन कंपनी क्या होती है? तो ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर यानी कि करीब 83,400 करोड़ रुपए पार पहुंच गया हो, इसे कहते हैं डेकाकॉन कंपनी। IPL की वैल्यूएशन साल 2023 में 10.7 अरब डॉलर पहुंच चुकी है और साल 2022 में ये वैल्यूएशन थी 8.4 अरब डॉलर। फिर नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इंदौर हॉल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन ये किसने किया है? तो ये किया है किसने? ये किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर में खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है, और यह है खेलों द्वारा ये जो खेल इंडिया है पैरा गेम्स का पहला संस्करण है, और इसमें खेलों को जो है बढ़ावा देने की बात की गई है। मुख्य उद्देश्य सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल जो है 18 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाते हैं, और इस संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बनाता है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की स्थापना हुई थी 1951 में, मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक तो ये एंटोनियो विटोरिनो। फिर एक कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो ये स्थापित करेगी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। फिर एक कौन सा देश वर्ष 2024 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है? तो ये है अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, और वर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष ये कौन है? भारत है। 28 देशों का संगठन है और नई दिल्ली घोषणा को यहाँ पर अपनाया गया है।
फिर एक किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता ने COP यानी कि COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है? तो ये है लिसिप्रिया कंजुगम, ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए COP28 की बात करें तो अभी वर्तमान में UAE में इसको होस्ट किया जा रहा था और अगले साल का जो COP28 है वो होगा अजरबैजान में। तो देखिए 12 वर्षीय ये जलवायु कार्यकर्ता है मणिपुर से और इन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल रोकने की मांग ये कर रही थी। उनका कहना था कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेताओं की निष्क्रियता से पूरी तरह से निराश थी और उन्होंने अनायास ही यह कदम उठा लिया था। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक पोस्टर भी ले रखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करें, हमारे ग्रह और भविष्य को बचाएं। फिर मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए किस अभियान को शुरू किया? तो यह सांस अभियान, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के लक्ष्य के साथ में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाता है। लक्ष्य है निमोनिया के कारण होने वाले बाल मृत्यु दर को कम करना, जो हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होने वाली कुल मृत्यु का लगभग 15% है। फिर एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी इंडिगो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए भारत की पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है और इसके साथ ही वह दुनिया की दिग्गज एयरलाइंस में शामिल हो गई है। इंडिगो की बात करें, स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एक किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये जीता है? तो ये जीता है कौन सी टीम ने? ये जीता है फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर ए। आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त रूप से डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब ये अपने नाम किया है और यह फ्रांस का तीसरा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब है। ठीक है, यह विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का 26वां संस्करण था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुनो वन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो कुनो वन महोत्सव की बात करें तो ये मना है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके रानीपुर गांव में 5 दिवसीय कुनो महोत्सव वन इसका शुभारंभ किया गया और कुनो वन महोत्सव का पहला संस्करण ये मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है विविध वनस्पतियों, जीवों और कुनो वन के महत्व को उजागर करते हुए चीता संरक्षण को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ मैंने डिस्कस किया 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। और अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर्स आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चंस भी बीच बीच में पूछती हूँ, उसके आंसर्स भी आप दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसमें जो भी कुछ पूछती हूँ आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए टेस्ट के रूप में कि किसने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किस खिलाड़ी ने जीता है फिर सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा पॉलिटी की PDF, करंट अफेयर की PDF मैं आपको बता चुकी, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।